हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास में भू राजस्व पे आज हम चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। भू राजस्व में स्थायी बंदोबस्त, इस्तिमरारी बंदोबस्त, तालुकेदारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, इस पर हम चर्चा करेंगे, जो कि ब्रिटिश पीरियड के समय में अलग अलग स्थान पे अलग अलग समय पे इसको निर्धारित किया गया था। शुरू करते हैं। भारत की भू राजस्व नीतियाँ, यानी ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व नीतियाँ। जब बक्सर का युद्ध हो गया, (1764) में, उसके बाद में दो संधियां हुई। एक संधि हुआ 12 अगस्त को 1765 में, और दूसरा संधि हुआ 16 अगस्त 1765। और ये दोनों संधि हुआ था इलाहाबाद में, यानी वर्तमान प्रयागराज। वर्तमान के प्रयागराज में ये दोनों संधियां हुई थी। जब ये दोनों संधि हुआ, उसके बाद में लॉर्ड क्लाइव, यानी इन्हें रॉबर्ट क्लाइव के नाम से जाना जाता है, इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दिया। द्वैध शासन यानी कि दीवानी और निजामी। निजामी के अंतर्गत प्रशासन आता था और लोक व्यवस्था, और दीवानी के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था। जो कि शुरुआती दौर था, इसलिए अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में दीवानी तो ले लिया, यानी पैसा कमाने का जिम्मा ले लिया, लेकिन पैसा लगाने की जिम्मा दे दिया निजाम को। अब अगर पहले इस व्यवस्था को समझ लीजिए कि बंगाल का द्वैध शासन था क्या। यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको। बक्सर का युद्ध हुआ, युद्ध के बाद में इलाहाबाद की दो संधियाँ हुई, 12 अगस्त को और 16 अगस्त को। 16 अगस्त को संधि के बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया, दीवानी और निजामी अलग अलग हो गया। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। जब द्वैध शासन, अब अंग्रेज़ों को ये बात पता थी कि अगर राजनीति में तत्काल हस्तक्षेप कर दोगे तो भारत के जो और लोकल शासन हैं वो सब एक हो जाएंगी और हमें यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगी। तो जब तक पूरा भारत न जीता जाए तब तक केवल धन कमाया जाए। यानी जो द्वैध शासन था, बंगाल के नवाब को भी नहीं हटाया गया, यानी जो निजाम थे निजामी था, यानी लोक प्रशासन और अन्य गतिविधियां, और दूसरी तरफ है दीवानी। दीवानी का मतलब राजस्व। तो राजस्व वसूली का जो दायित्व था वो गवर्नर ने अपने पास रखा, यानी रॉबर्ट क्लाइव ने ये अपने पास रखा और ये काम दे दिया निजाम को, यानी नवाब कह लीजिए, कि जो नवाब थे नवाब को दिया गया। अब नवाब के पास जब पैसा होगा तभी तो लोक व्यवस्था अच्छे से बना पाएगा,
और अगर लोक प्रशासन अच्छे से नहीं है तो जनता किसको देखेगी? जनता कभी पैसा नहीं देखती है कि कौन पा रहा है, जनता कोसती है किसको? लोक प्रशासन को देखने वाले। तो उसको लगेगा, ये अंग्रेज बोलेंगे कि देखिए भाई ये काम तो निजाम का है और ये अच्छे से लोक प्रशासन नहीं चला पा रहे हैं, तो इनको हटा करके हम दूसरे को बैठा देते हैं। लेकिन मेन खेल तो पैसे का था। जब पैसा होगा तब तो पुलिस को दिया जाएगा, पैसा होगा तब तो सेना रखी जाएगी, पैसा होगा तब तो स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। और ये पैसा था किसके पास में? अंग्रेज़ों के पास। तो ये बहुत चालाकी के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लगा करके धन का संचय करना प्रारंभ कर दिया था। अब इलाहाबाद की संधि के पश्चात जब द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुआ तो यहीं से अंग्रेज़ों ने भारत की अर्थव्यवस्था को खत्म करने प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज़ों ने जब 1772 तक, जो 1765 में शुरू हुआ था, वो 1772 तक चलता रहा जब तक वारेन हेस्टिंग नहीं आ गया। जब वारेन हेस्टिंग भी आ गए तो इन्होंने सोचा कि द्वैध शासन से हमें कम पैसा मिलता है, द्वैध शासन से हमें कम पैसा मिलता है, अब हमको क्या करना चाहिए? ठेका दे देना चाहिए कि भैया ठेका ले लो, जो ज़्यादा पैसा दो हम उसको दे देंगे व्यवस्था। और द्वैध शासन व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने 1772 में समाप्त कर दिया। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। अब ये जो द्वैध शासन व्यवस्था है ये अपने जहन में बैठा लीजिए, ये कई जगह आने वाला है। अब ये जो द्वैध शासन की बात है तो ये बंगाल में है, केवल बंगाल में। उसके बाद में 1919 में द्वैध शासन आएगा, उसके बाद में 1935 में द्वैध शासन आएगा, और शायद एक आध बार बीच में और आपको देखने को मिले। तो जब जब अब द्वैध शासन आएगा वो स्थान बदलता चला जाएगा। अभी की जो द्वैध शासन व्यवस्था का समाप्ति हुआ है वो बंगाल में लगा था, क्योंकि अभी बंगाल ही केवल किसके पास है? अंग्रेज़ों के पास है। अभी बाकी जगह स्थानीय शासक राज कर रहे हैं। ये 100 साल लगेंगे। 1857 का विद्रोह जब होगा तब जाकर के इनकी नीति रुकेगी। यानी जो 1765 में 57 में शुरू हुआ प्लासी का युद्ध, ये पूरे 100 साल में जाकर के पूरे भारत को अपने कब्जे में कर पाएंगे। इतना आसान भी नहीं था इनके लिए कि अचानक से आए और पूरा राज करने लगे, तो इनको समय लगा। तो ऐसे ही समय लगेगा तो कई बार आपको द्वैध शासन देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लगाया था उसको वारेन हेस्टिंग ने 1772 में समाप्त कर दिया। और आगे चल करके इन्होंने इजारेदारी व्यवस्था या तालुकेदारी व्यवस्था प्रारंभ किया। और ये व्यवस्था क्या था? ये था ठेका पर। यानी कि इन्होंने जब 1772 में इस व्यवस्था को लगाने की कोशिश किया तो इन्होंने कहा कि देखिए, जो जितना ज़्यादा पैसा दे, मान लीजिए ये बंगाल है और बंगाल में कई छोटे छोटे जमींदार होते थे। भाई बंगाल इतना छोटा भी नहीं था, वर्तमान के 4-5 प्रांत के बराबर था उस समय का बंगाल। तो इन्होंने ठेका देना शुरू कर दिया कि एक क्षेत्र मान लीजिए एक्स है, वाई है, जेड है, ऐसे करके और क्षेत्र हैं। तो 2 क्षेत्र 3 क्षेत्र ये मान लीजिए हैं, एक्स वाई जेड। अब यहाँ से जब द्वैध शासन लागू था, मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपया आता था, यहाँ से 120 रुपया आता था, यहाँ से भी 100 रुपया आता था। लेकिन अब इस रियासत के जब द्वैध शासन समाप्त हुआ और वारेन हेस्टिंग ने पूरा अपने कब्जे में ले लिया, तब इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे मैं ठेका बोल रहा हूँ, 100 रुपया से शुरुआत है, इतना तो यहाँ से आता ही था द्वैध शासन में, अब इसके ऊपर बोली लगाई जाए। तब A, B, C, D ऐसे करके कई जमींदार बैठे थे
इन्होंने कहा कि मैं 110 रुपया देता हूँ, तो इन्होंने कहा कि मैं 150 दूंगा, इन्होंने कहा मैं 200 दूंगा, इन्होंने कहा भाई सीधी बात है मैं 300 दूंगा। यानी अब डी ने बाजी मार दिया। अब यहाँ के जिम्मेदार हो गए डी। अब डी यहाँ से 300 रुपया देंगे ब्रिटेन को, तो अपना भी तो मुनाफा लेंगे, तो यहाँ से अब कितना वसूलेंगे, कम से कम 500 रुपया वसूलेंगे। तो किसका खून चूसेंगे, किसानों का चूसेंगे। ऐसे यहाँ भी लगा, यहाँ भी किसी ने बोली को अपना ला करके 600 रुपया पे खड़ा कर दिया कि भाई मैं 400 रुपया अंग्रेज़ों को बोला मैं 400 दूंगा। यहाँ पे लग गया कि भाई हम भी देंगे 300-400 जो भी है 350 मान लीजिए। यानी कि ऊंची सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले व्यक्ति को दिया गया और ये व्यक्ति कहा कि हम हर साल आपको इतना देंगे, और ये 5 साल के लिए व्यवस्था किया गया और इसीलिए बोला गया इसे पंचसाला व्यवस्था। पंचसाला व्यवस्था। अब इस पंचसाला व्यवस्था में ये ज़्यादा दिन चला नहीं, ये भी असफल होगा, लेकिन इसे चलाया किसने, वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने ठेकेदारी की व्यवस्था में दिया। और ये भी ध्यान रहे, ये लोग केवल कर संग्राहक के रूप में थे। जो जमींदार बने XYZ जमीन के, ये केवल कर संग्राहक थे, भूमि के मालिक नहीं थे। भूमि के मालिक नहीं थे। हो सकता है तथ्यात्मक रूप से कथन कारण में दे दे, या हो सकता है स्टेटमेंट में अलग अलग दे दे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वारेन हेस्टिंग ने पंचसाला व्यवस्था को लागू किया था। नंबर 2, पंचसाला व्यवस्था में जमींदार भूमि मालिक थे और कर संग्रह करते थे। जैसे प्रश्न देखिए, एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वारेन हेस्टिंग ने पंचसाला व्यवस्था की शुरुआत की। नंबर 2, पंचसाला व्यवस्था में जमींदार भूमि मालिक था और कर संग्रह करता था। तीसरा, यह योजना 5 वर्ष के लिए लागू थी। सही उत्तर है ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, सभी। सही उत्तर पूछा गया है। अब इस तरह का प्रश्न आएगा स्टेटमेंट में। अब आप देखेंगे वारेन हेस्टिंग ने पंचसाला व्यवस्था शुरू किया, सही है। आप देखेंगे कि पंचसाला व्यवस्था जमींदार भूमि मालिक व्यवस्था में जमींदार भूमि मालिक था और कर संग्रह करता था। तो भूमि मालिक था, यहाँ पे माइनर लिखा हुआ है, लेकिन कर संग्रह करता था, ये फिसल सकता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर सावधानी नहीं बरती जाएगी तो प्रोबेबिलिटी होगी हाँ यार अगर जमींदार है तो मालिक होगा ही। और जहाँ इसको सही मान लिए और यहाँ पे पंचवर्ष के लिए लागू थी, ये बात पंचसाला में लिखा ही है, तो 1 और 3 देखेंगे, लेकिन जैसे संग्रह का बात आएगा अगर जहाँ डी मारे वही गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पे सही क्या है, सी यहाँ पे सही है क्योंकि ये मालिक नहीं थे। तो ऐसे स्टेटमेंट में जब प्रश्न आते हैं तब यही प्रश्न कठिन हो जाता है। तो ये बारीकियों को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी।
यानी कि पंचशाला व्यवस्था को जब लागू किया गया तो इसमें जमींदार को कभी भी हटाया जा सकता था। अगर वो पैसा दे पाने में सक्षम नहीं थे तो फिर दूसरे को कहा जाएगा भैया तुम कितना दोगे, तो सामने वाला कहेगा हम 100 रुपया बढ़ा के देंगे, तो वो जमींदारी उनको मिल जाती थी। तो देख लेते हैं, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के साथ ही बंगाल में, ये ध्यान रहे, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। 1772 में पंचशाला बंदोबस्त शुरू किया गया। तो 1772 में कौन शुरू किया था? वारेन हेस्टिंग शुरू किए थे। 1786 में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये केवल एक पुस्तक में आपको मिलेगा, स्पेक्ट्रम के, स्पेक्ट्रम में लिखी हुई है। ये जो पॉइंट है ये आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं लिखा है। तो ये लाइन 1786 में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी व्यवस्था शुरू किया। 1772 में द्वैध शासन का अंत करने के पश्चात वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी व्यवस्था या तालुकेदारी व्यवस्था को शुरू किया। इसमें कर संग्रह का अधिकार ऊंची बोली लगाने वाले को दिया गया। कर संग्रह का अधिकार ऊंची बोली लगाने वाले को दिया गया। जमींदार जो केवल, यहाँ पे केवल ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के समय अक्सर बोला जाता है कि जहाँ केवल शब्द दिखे समझिएगा ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होता है कि वो गलत हो, क्योंकि केवल ओनली शब्द जो है ये ज़्यादातर गलत स्टेटमेंट में आता है। लेकिन 5% ऐसे 95% में गलत हो सकता है, लेकिन 5% में सही भी होता है। तो कई बार अगर कन्फ्यूजन हो तो ऐसे प्रश्न को जब नेगेटिव मार्किंग हो तो छोड़ देना चाहिए। यानी कि केवल कर संग्राहक थे, भूमि के स्वामी नहीं थे, ध्यान रखिएगा। जमींदारों की यह लगान व्यवस्था असफल हो गई, ये सफल ही नहीं हो पाई। अच्छा, सफल क्यों नहीं हो पाई? जमींदार एक्स, जमींदार वाई, जमींदार जेड, इन्होंने एक प्रॉपर्टी के लिए कहा कि हम जो है अंग्रेज़ों को 100 रुपया देंगे। ये एक माह में कुछ भेजे, मतलब एक छमाही भेजे ही थे एक साल में, कि इन्होंने कहा अंग्रेज़ों से कि भाई हम आपको तो 200 देंगे, हमको दीजिए, 5 साल के इनको कैसे दे देंगे। ये हट गए, ये आ गए। ये बोले कि हम 250 देंगे, ये भी हट गए, ये आ गए। यानी कि होड़ मच गई थी। जमींदार एकदम जैसे तालाब में मछली उचिया आता है, ऐसे नए नए रंगरूट जमींदार आने लगे और अंग्रेज़ों के हितैषी, अंग्रेज़ों के चाटुकारिता करने के लिए जमींदार। आज भी जितने लोग अपने आप को लगाते हैं कि हमारे जो है पिताजी चौधरी थे, हमारे परदादा जमींदार थे, तो समझ लीजिएगा ये जितने जमींदार शब्द बोले जा रहे हैं ये सब के सब अंग्रेज़ों के चाटुकार थे, अंग्रेज़ों के चाटुकार थे, और उन्हीं के दलाली करके किसी तरह से जीवन यापन करते थे। जो आज अपने आप को लगाते हैं कि हमारे पूर्वज जमींदार थे, वो जमींदार कुछ नहीं थे, ये केवल क्या थे? दलाल थे, दलाल। इससे अच्छा शब्द इनके लिए नहीं हो सकता है। स्थायी बंदोबस्त। अब देखिए, इस्तमरारी जो है यानी तालुकेदारी, ये असफल हो गया। जब तालुकेदारी असफल हो गया तो एक आया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जब आया तो इसमें कहा गया कि जो ठेकेदारी व्यवस्था है इसे हटाया जाए और एक स्थायी बंदोबस्त किया जाए, जिससे सरकार को आगे के नियम बनाने में आसानी हो। अब कौन सा नियम? देखिए, ठेकेदारी व्यवस्था जब थी तो सरकार को एग्जैक्ट ये नहीं पता था कि हमारे पास कितना पैसा आएगा,
और इसीलिए जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो इसमें जब कहा गया कि ठेकेदारी व्यवस्था हटा करके एक स्थायी बंदोबस्त लगाया जाए, जिससे सरकार को ये पता होगा कि निर्धारित है इतना पैसा आएगा ही आएगा, यानी राजस्व निर्धारित जब रहेगा तो हम आगे की योजना बना पाएंगे। ठेकेदारी में क्या था कि पता लगा हमने योजना बना लिया 4 करोड़ का और आया 2 ही करोड़, तो योजना फेल हो जाएगा। लेकिन एक स्थायी व्यवस्था में अगर 4 करोड़ की योजना बनाया गया है तो ये तभी बनाया जाएगा 4 करोड़ का जब निर्धारित होगा कि हाँ 4 करोड़ आएगा, और अगर निर्धारित हो गया तो वो फिर आएगा। इसीलिए स्थायी बंदोबस्त लागू करने की जो व्यवस्था है इसको पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया। पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके बाद में गवर्नर बन करके आए, गवर्नर जनरल बन करके कॉर्नवालिस। देखिए वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल हैं, कहाँ के? बंगाल के। इनके पहले केवल गवर्नर कहलाते थे। गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और हालबेल ये लोग गवर्नर थे, लेकिन वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। आगे चल करके 33 के अधिनियम से आएगा कि बैंटिंग पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो पूरे भारत के गवर्नर जनरल होंगे, यानी बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होंगे और पूरे भारत के पहले होंगे। वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर हैं और पहले गवर्नर जनरल हैं बंगाल के। उसके बाद में जब 1858 का एक्ट आएगा तो उसमें वायसराय कहा जाएगा। तो वायसराय कौन होगा? कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ भारत और पहले वायसराय होंगे। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो अब इसके बाद में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के बंगाल के आएंगे तो इनके दिमाग में पहले से ही है। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं ये बहुत बड़े घर के थे। इनके लिए स्पेशली पावर देने के लिए वहाँ पे नियम बदल दिया जाता था। कई बार ताकतवर परिवार ऐसे होते हैं कि नियम बदलवा लेते हैं। तो इंग्लैंड के गिने चुने ताकतवर परिवारों में से एक लॉर्ड कॉर्नवालिस का परिवार भी था। 1790 में कॉर्नवालिस ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि देखिए जो पंचशाला व्यवस्था है वो हो सकता है कि इसमें ठेकेदारी की बात रही है और व्यवस्था सही से नहीं चल पाया, लेकिन कॉर्नवालिस ने कहा कि हम 10 साल के लिए कर देते हैं और जिस व्यक्ति को हम देंगे उसके पास 10 साल तक रहेगा। 10 साल तक रहेगा। कोई दूसरा लालच देता है तो हम कहेंगे भाई ठीक है आप 10 साल इंतजार करो, 10 साल के बाद में जब ये नहीं बढ़ाएंगे तब हम तुमको दे देंगे। लेकिन ज़्यादा समय नहीं बीता, 3 ही साल बाद 1793 में ही इसी व्यवस्था को स्थायी कर दिया गया। और इसे कहा जाने लगा स्थायी बंदोबस्त। जब स्थायी कर दिया गया तो यहाँ पे जमींदारों को कई सहूलियत मिल गई। यहाँ पे जमींदार काफ़ी मजबूत हो गए क्योंकि बार बार जमींदार को परेशान नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे ये बातें बता दी गई कि देखिए भाई आपको जो ये भूमि दी गई है, कॉर्नवालिस के साथ में जानसोर और जेम्स ग्रांट 2 लोग और थे। स्थायी बंदोबस्त लागू करने में
स्थायी बंदोबस्त लागू करने में कॉर्नवालिस और इनके सहयोग में दो व्यक्ति थे, एक तो थे जॉन सोर और एक थे जेम्स ग्रांट। जेम्स ग्रांट ये बहुत खतरनाक आदमी था, ये केवल सब कुछ सरकार को मानता था। और जॉन सोर कहते थे कि ये भूमि अब जमींदार की मान ली जानी चाहिए। ये भूमि के मालिक जमींदार को मानते थे जॉन सोर, और जेम्स ग्रांट कहता था कि देखो जमींदार कौन है, भारतीय हैं, और भारत पे शासन किसका है, हमारा है। तो जिसका शासन होता है उसका ज़मीन होता है, और जबकि शासन हमारा है यानी ब्रिटेन का है, तो ज़मीन भी सरकार की हुई। ज़मीन ये कहता है भारतीयों का जब कुछ है ही नहीं तो उनका ज़मीन कहाँ से हो जाएगा। ये जेम्स ग्रांट जमींदारों को केवल कहता था कि ये हमारे नौकर हैं और इनको मैंने काम दिया है कि देखो भाई तुम वहाँ से पैसा वसूल लाओ, और अगर जब तुम पैसा लेकर के आओगे तो जितना वसूली करोगे उसका 10/11 भाग हमको दे देना और 1/11 भाग अपना ले लेना। यानी कि इसका मतलब कि अगर तुम 11 रुपया वसूली करते हो तो 11 रुपया में 10 रुपया तुम दोगे हमें और 1 रुपया अपने पास रख लेना, और यही तुम्हारी औकात है, क्योंकि ज़मीन के मालिक हम हैं, सरकार है। तब जॉन सोर कहते थे नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है हम राज करते हैं, हम शासन करते हैं, लेकिन अगर ज़मीन हम इनको जब दिए हैं, राजस्व इनसे कह रहे हैं वसूली करो, अगर इनको हम कहेंगे कि तुम ज़मीन के मालिक नहीं हो। देखो दोनों का जो तर्क था, इनका जो तर्क था ये कहते थे कि जिसके यहाँ जो शासन करता है तो सत्ता जिसकी होती है उसी की संपत्ति होती है, और जो कि शासन हमारा है और ये जमींदार हमारे नौकर हैं तो ज़मीन हमारी हुई, यानी ज़मीन सरकार का हुआ। जेम्स ग्रांट का मानना था। जॉन सोर ने भी अपना तर्क बेहतर दिया। जॉन सोर ने कहा कि देखिए महोदय, अगर आप जमींदार को जमींदार का भूमि मालिक इन्हें नहीं मानोगे तो ये ज़मीन से खाली पैसा लेंगे, क्योंकि इन्हें एक बात ये रहेगा कि भाई ज़मीन तो हमारी है नहीं, तो ज़मीन उपजाऊ हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, और ये पैसा वसूली ध्यान देंगे। लेकिन जब इनको रहेगा कि ज़मीन इन्हीं का है तो ये ज़मीन उपजाऊ बने रहने का भी कार्य करेंगे, और जिससे ज़्यादा हमको बाद में राजस्व भी मिलता रहेगा। और अगर एक समय आएगा, मान लीजिए इनको कह रहे हो ज़मीन इनकी नहीं है सरकार की है, और ये फिर असहज महसूस करेंगे कि आज हमारे पास ज़मींदारी है कल नहीं रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वसूली करने लगेंगे, किसान के पास पैसा रह नहीं जाएगा। जब किसान के पास पैसा नहीं रह जाएगा तो भूमि को उपजाऊ बनाने में काम नहीं करेगा, और ऐसे में भूमि बंजर हो जाएगी, और आगे चल करके जब दूसरे ज़मींदार को हम इस भूमि को देंगे तब वो हमें वसूली करके पैसा देने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन जॉन सोर का तर्क भी सही था, जेम्स ग्रांट का भी सही था, और दोनों में विवाद बना रहा। लेकिन अंततः जेम्स ग्रांट ने सरकार को ज़मीन का मालिक माना और जॉन सोर ने जमींदार को माना, और दोनों में ये विवाद बना रहा हमेशा। तो स्थायी बंदोबस्त लागू करने में कॉर्नवालिस ने 1793 में व्यवस्था बनाई। अब क्या ये जो उन्होंने व्यवस्था बनाई तो क्या पूरे जगह पे लागू था? अगला बात आएगा कि अगर ठीक है व्यवस्था लागू कर दिया गया तो लागू कितने % पे था? तो पूरे क्षेत्र के मात्र 19% पे स्थायी बंदोबस्त लागू था। केवल 19% क्षेत्र पर लागू था, यानी 81% क्षेत्र अभी भी बचा हुआ है। इन 81% में क्या होगा आगे बताएंगे, यहाँ बता देंगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो अभी समझो कि स्थायी बंदोबस्त 19% पर लागू था। अब इतने में जमींदार तो खूब खुश हुए, क्योंकि अब इनसे एक बार कह दिया गया भाई देखो आपको यहाँ से हमको देना है 500 रुपया, और ये फिक्स हो गया। अब जमींदार यहाँ से 600 वसूलते हैं, 700 वसूलते हैं, 800 वसूलते हैं। इनको नहीं, अंग्रेज़ों को दिखाने नहीं जाएंगे। अंग्रेज़ों को फिक्स है कि यहाँ इस जागीर से 500 आना है,
इन्होंने जोड़ लिया 500, और इस 500 को लगा कि जब 500 अगर हमें देंगे तो 50 रुपया वो जमींदार वसूली कर लेंगे, टोटल हो गया 550 रुपया। तो 10/11 भाग 10/11 भाग बना 500 और 1/11 भाग बना 50 रुपया। तो 50 रुपया अपना ले लेगा, और ये मान के अंग्रेज चलने लगे कि इस जागीर से 550 रुपया वसूला जाना है। लेकिन 550 तो ये अंग्रेजों के नज़र में वसूला जाना था। अब यहाँ से जमींदार जितना चाहें वसूलते, इनसे जवाबदेही नहीं मांगी गई। तो क्या सारे जमींदार एक ही तरह के थे? तो जमींदारों की कैटेगरी अलग अलग थी। कुछ लोग उदार थे, कुछ लोग कठोर थे, उनको किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। पैसा दो और चाहे मर जाओ, खेत बेचो, घर बेचो, बीवी बच्चे को दास बना दो, हमको पैसा दो। पहले एक गाना आता था कि भूसा बिकाए चाहे हमें लाए दो लटकन। लटकन सुने थे आप लोग गाने में? लटकन, ये वही चीज़ लागू होता है जमींदारों पे कि तुम बिक जाओ, बिक जाओ, बच्चे बिक जाएं तुम्हारे, बिक जाएं, भूसा बिक जाए, बिक जाए, अनाज बिक जाए, बिक जाए, लेकिन हमें राजस्व चाहिए। तो कुछ कैटेगरी के तो ऐसे में थे, और कुछ जमींदार उदार थे, क्योंकि वो उन्हीं के बीच के थे। तो कोई उनका चाचा लगता था, कोई संबंधी लगता था, कोई उनके जानने वाला पहचान का था। तो उसके गरीबी को, इनकी स्थिति को जमींदार देखते थे तो द्रवित होते थे कि कल तक हम इन्हीं के साथ खाना खाते थे, आज इनके पास राजस्व नहीं है, तो हम किस तरह से इनकी झोपड़ी गिरा दें, किस तरह से इनके साथ हम अन्याय करें। तो जो 500 रुपया निर्धारित किया गया था, 550 वसूलते तो 500 अंग्रेजों को देना था। तो ये बेचारे 550 क्या, ये 300 भी नहीं वसूल पाते थे, क्योंकि ये उदार थे। ये उदार व्यक्ति थे। व्यक्ति मतलब ये उदार जमींदार थे, जमींदार थे। अब जो कि स्थायी कर दिया गया है। अब ये 300 वसूले ही ये पहुंचे अंग्रेज के पास, साहब हम 300 वसूल पाए हैं, ले लो। तो साहब कह रहे हैं कि 200 और क्या हुआ, यू नो अबाउट दैट, आई एम एब्सोल्युटली, आपको डिसमिस कर सकता हूँ। लंबी लंबी हाँकने लगे। अब ये बेचारे जो जमींदार उदार थे, उन्होंने कहा देखिए सर, बात ये है कि वो हमारे गांव के हैं, हमारे वहाँ के हैं, वो गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, हम उन्हें कैसे उनको प्रताड़ित करके पैसा वसूलें। तब अंग्रेज़ों ने इस पर विचार किया। उन्होंने विचार ये किया कि भाई अगर ऐसे उदार नीतियों, मान लीजिए 100 जमींदार थे, 100 जमींदार थे, 100 जमींदार में से 85 जमींदार तो ऐसे थे कि तुम चाहे जैसे करके पैसा दो, और ये 550 वसूलने को कहे हैं, ये 600 और 700 भी वसूल लेते थे, क्योंकि इनके पास भावनाएं नहीं थीं। इनको नहीं फर्क पड़ता था कि तुम के भूखों मर रहे हो, खा रहे हो, तुम्हारा बच्चा रो रहा है, क्या कर रहा है, कोई मैटर नहीं था इनके लिए। लेकिन इन 100 में से 15 जमींदार ऐसे थे कि जिनको फर्क पड़ता था, उनको लगाव था लोगों से, उनको प्रेम था लोगों से, उनमें भाईचारा था, और वो पैसा 500 के 50 के बजाय वो 300 या 250 या 400 किसी तरह से वसूल पाते थे, तब भी पर्याप्त नहीं कर पाते थे जो अंग्रेज़ों को देना था। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर 100 में से 15 लोग हमको केवल 300 ला करके देते हैं एक एवरेज, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति पे 200, यानी कि 15 दूना 30, 3000 रुपया तो हमारा बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। और जब हमारा 3000 रुपये का नुकसान हो जाएगा, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए, इसके लिए हमें कुछ नियम बनाने चाहिए, जिससे जो जमींदार ना कर सकें हम उसे टर्मिनेट कर सकें, हम उन्हें डिसमिस कर सकें, हम उन्हें हटा सकें, उन्हें हम भगा सकें और जमींदारी छीन सकें। तब इस समस्या के समाधान के लिए अंग्रेज़ों ने निकाला सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून कब लाया गया? 1794 में। एक ही साल के अंदर ये ला दिया गया।
1773 में भी 1793 में भी लागू ही हुआ था कि जैसे ही पहली छमाही का राजस्व देने में जमींदारों का अलग अलग रवैया आने लगा तो अंग्रेजों ने सूर्यास्त कानून लागू कर दिया 1794 में। अब सूर्यास्त कानून क्या था? सूर्यास्त कानून एक डेडलाइन थी। जैसे मान लीजिए एक सिंबॉलिक रूप में कि अगर राजस्व की वसूली, राजस्व जमा करने की तिथि राजस्व जमा करने की तिथि अगर मान लीजिए 15 मार्च निर्धारित हुआ कि देखिए 15 मार्च में खरीफ फसल का जो राजस्व निकलेगा वो 15 मार्च अधिकतम डेडलाइन थी कि आपको जमा करना है, क्योंकि नवंबर में कटा, दिसंबर तक अपना लोग बेचे उचे पैसा एकत्रित हुआ और दिसंबर जनवरी फरवरी तक पैसा एकत्रित किया गया। 2 महीने का समय मान लो दिया गया। ये मैं मान रहा हूँ, इसे आपको मानना है। ये मैं समझाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको आपका नोट डाउन नहीं करना है, केवल समझ लेना है। सूर्यास्त कानून समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब 15 मार्च को डेडलाइन दे दिया गया कि सारे जमींदार 15 मार्च के पहले पहले राजस्व जमा कर दें। अब कुछ जमींदारों ने तो जनवरी में ही जमा कर दिया। जनवरी में कौन जमा कर पाया होगा? सबसे पहले कौन जमा कर पाया होगा? जो ज़्यादा क्रूर होगा। ज़्यादा क्रूर होगा। लोग डर के मारे कैसे भी करके उसका पैसा दे करके छुट्टी पा गए होंगे, तो सबसे पहले वो दे दिया। बचे कुछ जो थोड़ा उदार थे, थोड़ा क्रूर थे, लेकिन पैसा सब वसूल लेते थे, वो भी फरवरी तक दे दिए। लेकिन मार्च तक पहुंचते पहुंचते भी कौन व्यक्ति रह जाएगा? जो अति उदार होगा। अति उदार होगा, जिसको पता है कि वाकई में देख रहा है कि हम इसको जानते हैं, इसके पास खाने को नहीं है, लड़का बीमार है, मर सकता है, रहने के नहीं है, कपड़े पहनने के नहीं है, ये कैसे हमको दे दे? इसका फसल नष्ट हो गया, फसल बेकार हो गया है, फसल नहीं पैदा हुआ है। तो वो भी 15 मार्च आते आते तक भी पैसा नहीं दे पाते थे। तो जो 15 मार्च की डेडलाइन बनाई गई, अगर मान लीजिए अब कोई एक्स ये एक्स एक्स वाई जेड, ये 3 जमींदार हैं। एक्स जमींदार ने तो जनवरी में ही दे दिया और एकदम से पूरा मोश तिरोड़ करके वसूली किया। इन्होंने 800 700 दिया। कितना यहाँ पे 500 रुपये अंग्रेजों को दिया, 200 अपने पास बटा करके रख लिए। एकदम कपड़ा रंग लिए, जमींदार साहब के लोग हुजूर हुजूर करने लगे। इन्होंने भी फरवरी तक दे ही दिया। ये नहीं 700 वसूली किए, 600 वसूली किए, 500 उनको दे दिया, अपना 100 ही बचा पाए। ये बेचारे अति उदार थे, इन्हें 550 वसूलना था, 50 अपने पास रखते, 500 दे देते जाके। लेकिन ये किसी तरह से 15 मार्च तक वसूल ही पाए 300। अब ये 300 लेकर के पहुँचे। अंग्रेजों ने कहा ये क्या करें? बोले नहीं मिला, क्या करें, सब हमारे जानने वाले हैं, बहुत दुखी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको भी दुख हो रहा है और तुम भी उन्हीं में चले जाओ। अब इनसे जमींदारी वापस ले ली गई। क्यों? 15 मार्च डेडलाइन था। 15 मार्च के सूर्यास्त होते होते जिन्होंने इनके मानक को नहीं पूरा किया, उससे जमींदारी वापस ले ली गई। इसी को सूर्यास्त कानून कहा गया और यह कानून आया था 1794 में। तो हमें उम्मीद है कि आपको सूर्यास्त कानून समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, तो क्या यह एब्सोल्युटली सफल रहा या इसका उद्देश्य कहाँ तक सफल रहा? इसके उद्देश्य 2 बनाए गए। उद्देश्य 2 थे। पहला था दिखाने के लिए
और दूसरा था पाने के लिए। पहला था दिखाने के लिए और दूसरा था पाने के लिए। अब ये क्या है? दिखाने के लिए, पाने के लिए। जब अंग्रेज़ों से पूछा गया कि आप स्थायी बंदोबस्त लगा रहे हैं, भाई ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटेन में सब के सब लोग एक ही सोच के थे। ब्रिटेन में सत्ता पक्ष था और विपक्ष भी था, तो वहाँ भी जिस तरह का राजनीति होता वहाँ भी होता था। तो जिन्होंने लगाया था उन्होंने इन्हें बताया विपक्ष को कि देखिए मैं इसलिए स्थायी लगा रहा हूँ, जब स्थायी बंदोबस्त वहाँ लगेगी तो जमींदार क्या करेंगे? जमींदार खेती पर यानी कृषि व्यवस्था को, कृषि पे पैसा लगाएंगे, सिंचाई व्यवस्था करेंगे। उनको डर नहीं रहेगा कि ठेकेदारी के लिए है, 1 साल 2 साल के लिए मेरे पास है, जमींदारी उनके पास है, वो जब तक हमें राजस्व देते रहेंगे उनके पास रहेगी जमींदारी, नहीं जाएगी। ये बात जमींदार को पता है, तो कृषि उर्वर भी होगी, यानी उसकी उर्वरता कभी खत्म नहीं होगी। ये तो हो गया दिखाने की बात, क्योंकि ये जमींदार इतने ईमानदार तो नहीं थे। और दूसरा हुआ क्या परिणाम में? परिणाम ये हुआ कि जितना ज़्यादा चाहा जमींदारों ने राजस्व वसूला। अब जब ज़्यादा राजस्व वसूला जाएगा तो परिणाम क्या होगा? क्योंकि राजस्व स्थायी है तो देना जरूरी है, स्थायी है तो देना जरूरी है। अब मान लीजिए कि राम गोपाल का 1 एकड़ भूमि था और 1 एकड़ भूमि में राम गोपाल को 60 कुंटल धान होना था। अब 60 कुंटल धान में राम गोपाल को देना था कितना? मान लीजिए नकदी एक मोटा माटी मान लेते हैं कि 30 कुंटल देना था। 30 कुंटल का मान लीजिए 30 रुपया हुआ, मान लीजिए 1 रुपया कुंटल 30 रुपया हुआ। लेकिन राम गोपाल से खेती में ऐसा कुछ हुआ कि 1 एकड़ खेती में अनाज कुछ नहीं हुआ। हुआ कितना? 2 कुंटल। अब 2 कुंटल जो अनाज हुआ, अब राम गोपाल के पास पैसा तो था नहीं, साहूकार से पैसा लिए थे। साहूकार से जब कहा कि दीजिए, तो साहूकार से कितना लिए? 10 रुपया। और 10 रुपया ले करके उन्होंने खेती किया था कि 30 रुपया सरकार को दे देंगे और 10 रुपया में से ब्याज जोड़ करके 12 रुपया साहूकार को दे देंगे, और जो बचेगा हम अपने साल भर के खर्चे के लिए रख लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि खेती खत्म हो गई, फसल नष्ट हो गया, केवल 2 कुंटल हो पाया, यानी 2 रुपये का साधन बन पाया। बनना नुकसान कितने का हुआ? 58 रुपये का। सरकार को कितना देना है? जमींदार को 30 रुपया। जमींदार को देने के लिए इन्हें 28 की और ज़रूरत है। साहूकार से ऑलरेडी ले चुके हैं कितना? 10 रुपया। अब जमींदार पहुँचे राम गोपाल के पास, उन्होंने कहा चलो भाई 30 रुपया लाओ। राम गोपाल ने कहा साहब आप तो जानते हैं फसल हमारी नष्ट हो गई है, हमको 2 रुपये का फ़ायदा भी नहीं हुआ है, केवल 2 रुपया पाए हैं, नुकसान हो गया है, 8 रुपया जेब से चला गया है क्योंकि साहूकार से लिए थे। जमींदार बोल रहा है कि देखो भाई मैं ये नहीं जानता हूँ, मुझे 30 रुपया चाहिए। अब या तो नहीं तो इसका ज़मीन चला जाएगा, या तो इसके साथ अन्याय होगा, कोड़े मारे जाएंगे, जितना भी प्रकार के अन्याय हो सकता है हो। ये फिर पहुंचा साहूकार के पास, साहूकार का पैर पकड़ लिया। साहूकार ने कहा देखो भाई तुम्हारे पास 1 एकड़ की ज़मीन है, और 1 एकड़ आप जानते हैं 5 बीघा, सीधा सीधा मान लीजिए 4 पॉइंट समथिंग होता है, 5 बीघा मान लीजिए। साहूकार ने कहा देखो राम गोपाल आपने हमसे 10 रुपया लिया था, तो कहीं हाँ लिए थे, कहीं आप हमसे 28 रुपया और मांग रहे हो, तो कहीं हाँ मांग रहे हैं, कहीं तुम्हें साल भर खाने के लिए भी चाहिए, कहीं हाँ चाहिए, तो कहे देखो हम तुमको 35 रुपया और दे रहे हैं, 35 और दे रहे हैं, और 10 पहले दिए हैं, जो ब्याज जोड़ के हुआ 12 रुपया, और टोटल आपका हो गया 47 रुपया। कहीं तब अब 47 रुपये में से इनमें से 3 बीघा हमको दे दो, 3 बीघा दो, तुम्हारे पास बचेगा 2 बीघा।
अब रामगोपाल अगर जमींदार को नहीं देते हैं तो 5 बीघा जाता है। साहूकार को से पैसा लेकर के अगर इनको देते हैं तो इनके पास में 2 बीघा बचता है। तो इनको ज़्यादा फायदा लगा साहूकार को देने में। साहूकार से कर्जा लिए, जमींदार को पैसा दे दिए, 30 रुपये जमींदार को दे दिए और साहूकार को 2 बीघा दे दिए। और इनके पास कितना बचा? मात्र 7 रुपया। 7 रुपया इनके पास बचा और केवल ज़मीन बची 2 बीघा। और एक बार अगर ऐसे और हो गया तो रामगोपाल बन जाएंगे मजदूर, क्योंकि कृषि विहीन हो जाएंगे, इनके पास खेती नहीं रह जाएगी। तो स्थायी बंदोबस्त का एक नुकसान ये था। दूसरा नुकसान क्या था? दूसरा नुकसान ये हुआ कि जब कृषि के लिए उनको लगा कि हमसे पैसा वसूला ही जाएगा और हम खेती ही नहीं करेंगे, तब हमसे क्या ले लेंगे। और इन्होंने खेती शुरू होने के पहले ही जमींदार के यहाँ लिखवा दिया कि भाई मैं खेती इस बार नहीं करूँगा। अब जब खेती अगर नहीं करेंगे, या तो अगर खेती करते भी हैं तो क्या करेंगे कि अब ये उर्वरक नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, केवल ऐसे बो देंगे और ज़मींदार से जाके कह देंगे कि हम खेती करने में सक्षम नहीं हैं। तो ज़मींदार इनके साथ अन्याय 2 तरह से करेगा, या तो खेती जब्त कर लेगा, या तो इनके साथ अन्याय करके किसी और में धमका करके, डरवा करके काम करेगा। अंततः कृषि की उर्वरता समाप्त हो जाएगी, यानी कृषि बंजर हो जाएगी। तो स्थायी बंदोबस्त से दिखाने के लिए तो स्थितियां और थीं और वास्तविकता में कुछ और था। तो दिखाने की जो बात थी उसके लिए स्थायी बंदोबस्त जो दिखाया गया था कि जमींदार अच्छा करेंगे क्योंकि वो उनके लोग हैं, तो उनके साथ खेती में पैसा भी लगाएंगे। लेकिन जमींदारों ने ज़्यादा वसूली करने की कोशिश की और स्थायी बंदोबस्त भी सफल नहीं रहा। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे नोट आपको करना है। 1784 में पीस इंडिया एक्ट में कंपनी के बंगाल में स्थायी शासन प्रबंधन की सलाह दी गई। स्थायी बंदोबस्त टोटल का 19% भाग पे लागू था। 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू किया, जिसे 1793 में ही स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। क्या कर दिया गया था? परिवर्तित कर दिया गया। इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, इस व्यवस्था को जागीरदारी व्यवस्था भी कहते हैं, इस व्यवस्था को मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं, इस व्यवस्था को इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। यानी इतने नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल में लागू था, बिहार में लागू था, उड़ीसा में लागू था, असम में लागू था। अब ये जो चारों आपको दिख रहे हैं वो तत्कालिक रूप में बंगाल के पार्ट थे, लेकिन फिर भी अब एनसीईआरटी में भी इसको ऐसे नाम दिया गया है, तो आपको भी ऐसे पढ़ना है। उत्तरी कर्नाटक में लागू था, उत्तर प्रदेश के बनारस और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी लागू था। तो कहाँ कहाँ लागू था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तरी कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बनारस और गाजीपुर में लागू था। यानी सब मिलाकर के 19% भाग पर लागू था। इस व्यवस्था में जॉन शोर और जेम्स ग्रांट भी शामिल थे। जहां जॉन शोर ने जमींदारों को भूमि का मालिक माना, वहीं जेम्स ग्रांट ने सरकार को भूमि का मालिक माना। दोनों ने अपने अलग अलग वक्तव्य दिए और व्याख्यान दिए। जॉन शोर ने जमींदार को जमीन मालिक मान लिया था, जबकि जेम्स ग्रांट ने नहीं माना, उन्होंने सरकार को माना। भू राजस्व की जो वसूली थी वो सरकार को 10/11 मिलना था और जमींदार को 1/11 मिलना था। 1794 में सूर्यास्त कानून सरकार ने जमींदारों के प्रति लगाया था। जो जमींदार सूर्यास्त के समय जो डेडलाइन निर्धारित की गई थी, अगर सूर्यास्त होने तक उस डेडलाइन में राजस्व नहीं मिलता था तो जमींदार से जमींदारी ले ली जाती थी।
दोस्तों, इस्तमरारी बंदोबस्त या तालुकेदारी बंदोबस्त आपने देखा, स्थायी बंदोबस्त, पंचशाला, ये तो इसी में हो गया पंचशाला। अब अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे रैयतवाड़ी पे, महालवाड़ी पे। इन दोनों पे चर्चा करने के बाद में सभी के अंतर की तुलना कर देंगे, फिर ये चैप्टर समाप्त होगा। आज मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।